अब इसके बाद आता है त्रिभगा बल। तो अपन ने काल बल में क्या क्या देखा? नतोन्नत बल देखा, फिर साल का पहला आब्द बल जिसको बोलते हैं, साल का पहला दिन, फिर मास का पहला दिन, फिर वार का पहला दिन, वो सप्ताह का पहला दिन, और फिर कोरा हमने देखी। उसके बाद हमने पक्ष बल देखा, यानी कि कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। अब इसके बाद आता है त्रिभगा बल। त्रिभगा बल क्या कि समय के 3 हिस्से किए जाते हैं, दिन और रात। तो सूर्योदय से दोपहर, सूर्योदय से दोपहर के बीच कौन बल, और दोपहर से शाम, यानी कि दिन के 3 भाग कर दो इसको, ऐसे दिन के 3 भाग कर दो, यानी 12 घंटे के 3 भाग कर दो, यानी 4-4 घंटे के 3 भाग कर दिया आपने। पहला भाग, दूसरा, तीसरा। रात के भी पहला, दूसरा और तीसरा, 4-4 घंटे। तो पहला, सबसे पहले कौन बलवान होगा? गुरु, फिर सूर्य, फिर शनि, रात्र को चंद्रमा, शुक्र और मंगल। इसलिए रात्रि के अंतिम पहर में, एक पहर 3 घंटे का होता है हम जानते हैं, अंतिम पहर में साधना कही गई है, मंगल का प्रभाव पड़ता है। जितनी भी भोग प्रवृत्ति हैं वह मध्य काल में करनी चाहिए, और दिन में किसी भी प्रकार की हमको भोग प्रवृत्ति नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वह अत्यंत अशुभ प्रभाव प्राप्त होते हैं। इसमें मैं एक बात और बता दूं, तो दिन के 3 भाग किए और रात के 3 भाग किए, तो किस भाग में कौन बलवान होगा, ये बताने का आशय क्या मेरा? आप देखिए, जिस व्यक्ति के शुभ ग्रह अगर मैं कुंडली के हिसाब से चलता हूं, आप नोट करना इस बात को, लगन में बैठे, लगन में या इस तरह से चलते हुए बैठे हैं, तो आप देखिए, इसको यूं गिनेंगे अपन, जबकि सूर्य यूं चलता है, अपन यूं ले रहे हैं, और जब भी दिग्बली में यूं लेंगे, तो प्रातः काल में अगर किसी के पहले, दूसरे, तीसरे भाव में शुभ ग्रह बैठे हैं, तो वह व्यक्ति उस समय उस तरह के कामों में बहुत खुशी महसूस करेगा। अगर मान लीजिए किसी के द्वितीय भाव में शनि बैठे हैं, तो आप नोट करिए कि उसको 9-10 बजे करीब बहुत सुस्ती आएगी। अगर लगन में बैठे हैं तो सारे दिन सुबह का टाइम उसको लेट निद्रा खुलेगी। राहु अगर लगन में बैठेंगे तो लेट तक सोने की प्रवृत्ति बढ़ेगी, है ना? तो कौन सा ग्रह किस व्यक्ति को प्रभावित कर रहा है ना? जिसके सूर्य बलवान है उसको सुबह बहुत आनंद आएगा, गुरु बलवान है सुबह बहुत आनंद आएगा, दोपहर में सूर्य वाला बहुत अच्छा रहेगा, शनि वाला शाम को बहुत एक्टिव हो जाएगा। तो कौन सा ग्रह बलवान है, तो वह काल उसके लिए विशेष सुप्रद रहता है, वह काल उसके लिए विशेष सुप्रद रहता है। उस समय उसको शुभ कार्य करनी चाहिए जी खोल के, है ना? वह उसके लिए सर्वोत्तम समय है, ठीक है ना? इस प्रकार ये त्रिभगा बल, उस पर अपन और बात करेंगे कि कौन से व्यक्ति के लिए कौन सा समय, कौन सी कुंडली देख के अपन बता सकते हैं। कि आपने देखा होगा कई लोग सुबह एक्टिव होते हैं, कई दोपहर में एक्टिव होते हैं, कई रात्रि काल बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं, है ना? वह तो ये त्रिभगा बल, इसके 3 भाग किए जाते हैं और त्रिभगा बल निकाला जाता है। फिर आता आयन बल। हम जानते हैं 2 आयन होते हैं, दक्षिणायन और उत्तरायण। अब आपने एक चीज नोट की होगी, मैंने आज कृष्ण पक्ष पहले लिखा, शुक्ल बाद में लिखा, और अभी भी दक्षिणायन पहले लिखा, उत्तरायण बाद में लिखा। तो निश्चित मानिए आज मेरे पे शनि का प्रभाव है, ये प्रवृत्ति। सर अभी है भी तो ऐसा ही, सर अभी चल भी तो ऐसा ही रहा है।
हाँ, ये भी है, क्योंकि अब नहीं, ये प्रभाव भी बताता है कि आदमी कभी पॉजिटिव पहले बात करता है, फिर नेगेटिव करता है, तो वह शुभता क्यों है ना। अभी चूंकि मैंने आज खाना खा लिया, तो थोड़ी आलस्य की प्रधानता है, तो पहले नेगेटिविटी आ रही है, फिर बाद में शुभ आ रहा है ना। ये भी एक प्रवृत्ति बताता है। देखिए ज्योतिष कैसे पकड़ेंगे अपन, ये एक इंडिकेटिव है, ये इंडिकेशन है। जो व्यक्ति ऑप्टिमिस्टिक होगा, आगे बढ़ना वाला होगा, जो जिंदगी में बहुत उन्नति करेगा, वो हमेशा पॉजिटिव बात करेगा और उठते हुए क्रम में चलेगा, मतलब वो हमेशा असेंडिंग ऑर्डर में होगा, बढ़ने की बात करेगा, बढ़ाव की ओर उसका वो होगा, है ना। और जो जिसको गिरना होगा ना, वो हमेशा नेगेटिव बात करेगा, नेगेटिविटी असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में होगा। उसके हर कार्यकलाप में आपको नीचता का प्रभाव या नीचे की ओर जाने की स्थिति प्राप्त होगी, है ना। ये ये सब भी ज्योतिष का, यानी शुभ ग्रह जिसके बलवान होते हैं वह हमेशा ऊपर उड़ने की बात करता है। पाप ग्रह ये, तो ये अयन बल। अब अयन बल जो होता है हम जानते हैं, दक्षिणायन 6 महीने और दक्षिणायन उत्तरायण 6 महीने। तो उत्तरायण में शुभ ग्रह बलवान होते हैं और दक्षिणायन में पाप ग्रह बलवान होते हैं। स्पेशली दक्षिणायन में चंद्र शनि बहुत बलवान होते हैं। दो अयन होते हैं और दोनों अयन में, और अयन ये इतना ही समझना काफी है। अब अयन का प्रभाव कब होता है, अयन का स्वामी सूर्य रहता है। तो अगर किसी व्यक्ति के सूर्य की मादशा है और उसका सूर्य दक्षिणायन का या उत्तरायण का है, तदनुसार फल संपादित करेगा, है ना। उसको उसके परिणाम उस हिसाब से प्राप्त होंगे। तो यहाँ पे जो बल प्राप्त होता है, तो उत्तरायण वाले में शुभ ग्रहों को बल प्राप्त होता है और दक्षिणायन में पाप ग्रहों को बल प्राप्त होता है, ठीक है ना। अब ये अयन का कैलकुलेशन करना, अयन जो है वो 23.5 डिग्री पृथ्वी झुकी हुई है, उस 24 डिग्री को अंश को उसको लेते हुए उस अयन के हिसाब से उसको तय किया जाता है। एक निकालने की एक बड़ी लंबी प्रक्रिया है, वह सॉफ्टवेयर स्वयं करता है। अपन को इतना समझना काफी है, जब भी हम प्रिडिक्शन करने जाएं देखेगा आया दक्षिणायन में है कि उत्तरायण में है। दक्षिणायन में है तो थोड़ी सी तमस की प्रधानता होगी, आलस्य होगा, थोड़ा सा रुक के कार्य करेगा आदमी, लेकिन दक्षिणायन में थोड़ा सा जोश जुनून कम होता है ना। तो वह मृदुभाषी भी हो जाता है, हर बात को मान भी लेता है, लेकिन आलस्य अकर्मण्यता होती है, पिता के धन पे आश्रितता होती है, यानी दूसरों से धन और सुख की प्राप्ति की कामना करता है। जबकि उत्तरायण वाला व्यक्ति स्वाभिमानी होता है, पराक्रमी होता है, उच्च कर गुजरने का जज्बा होता है, जुनून होता है, अपना राज्य खुद बनाता है और खुद के बनाए हुए राज्य के भोग का एक अलग आनंद पाता है। तो वह उत्तरायण में उसका प्रभाव होता है, ठीक है ना। तो अपने अपने उसके प्रभाव होते हैं। तो फलित में जब और आगे बात करेंगे तो और इसमें डिटेल बात करेंगे। तो ये अयन फल। तो इस प्रकार कालबल, कालबल में यही है। तो हमारा पहला स्थान बल हो गया, फिर दिग्बल हो गया और अब कालबल हो गया। अब कालबल के बाद चौथा द्रकबल, द्रकबल, दृष्टिबल। दृष्टिबल यानी दृष्टि बल का सीधा सा से क्या है कि ग्रह को किन किन ग्रहों की दृष्टि प्राप्त हो रही है, वह उनसे शक्ति को प्राप्त कर रहा है या उसकी शक्ति खत्म हो रही है। यहां शक्ति प्राप्त करने की ही बात है। जैसा हम जानते हैं कि ग्रहों की 3 प्रकार की दृष्टि कही गई है, एक पाद, द्विपाद, त्रिपाद, ठीक है ना, और पूर्ण दृष्टि, यानी हर ग्रह सप्तम दृष्टि डालता ही डालता है। जो शनि की दृष्टि है वो एक पाद कही गई है, वो 25% करीब प्रभाव रखती है। मंगल की दृष्टि द्विपाद कही गई है और त्रिपाद दृष्टि गुरु की कही गई है।
शुक्र की दृष्टि आधा प्रभाव डालती है। तो वह ग्रह, हर ग्रह में ये दृष्टियां शामिल है, हर ग्रह को ये दृष्टियां प्राप्त है, ऐसा माना जाता है इसके अंदर। और ये दृष्टियां डालते भी हैं और दृष्टियां पाते भी हैं। तो पाने से क्या शक्ति मिल रही है और उस शक्ति की स्थिति क्या है, और उस हिसाब से वह बल को प्राप्त होता है। जिसको ज्यादा एंगुलर डिस्टेंस से ज्यादा अच्छी दृष्टियां प्राप्त होती है वो उतना बलवान होता है। तो ये दृक बल या दृष्टि बल, दृक बल या दृष्टि बल निकालने का बड़ा लंबा प्रोसेस है इसका। सॉफ्टवेयर निकालता है, ज्यादा अंदर जाने की आवश्यकता है नहीं, ठीक है ना। ये दृक बल। उसके बाद है चेष्टा बल। चेष्टा यानी कि ग्रह की कुछ कर गुजरने की ताकत, खुद का स्वयं का जोश, जुनून, ताकत, तो बस अब मैं ये मैं कर दूंगा, ये चेष्टा। और उस चेष्टा यानी वह करने के लिए उतावला है, आतुर है, वह चेष्टा बल। यानी जब ग्रह सूर्य के प्रभाव से दूर होता जाता है, सूर्य से दूर होता जाता है, तो चेष्टा बल की प्राप्ति करता है। यानी वक्री ग्रह को सबसे ज्यादा चेष्टा बल प्राप्त होता है। यदि सूर्य से सबसे दूर होता है और पृथ्वी के सबसे पास में होता है ग्रह, तब उसको पूर्ण चेष्टा बल प्राप्त होता है। जो मैंने आपको बताया था, ये सूर्य से चलते ही शीघ्र होता है, फिर सम होता है, फिर मंद होता है, फिर अनुवक्री, अनुवक्री, अतिवक्री, अतिवक्री, कुटिल और अतिचारी और अतिचारी, बताया था ना। तो यहाँ चेष्टा बल, तो सूर्य से जितना दूर होता है ग्रह, उसको चेष्टा बल की प्राप्ति होती है। जैसे जैसे सूर्य से दूर होता जाएगा चेष्टा बल बढ़ता जाएगा, और जब उसके सप्तम में होगा, इसमें शीघ्र, मंदोच और शीघ्रोच बिंदु होते हैं, उनका गणना करके और इस बल को कैलकुलेट करके निकाला जाता है। अपन को कैलकुलेशन करा मिलता है, हमको सिर्फ समझना है। यानी कि सूर्य से जितना दूर ग्रह होता है उतना वो बली होता है, उसकी चेष्टा कुछ कर गुजरने की होती है, और वो पूरे राज्य पे अपना प्रभाव जमाना चाहता है, इसलिए वक्री ग्रह बलवान होता है। तो वह चेष्टा बल जैसे जैसे सूर्य के पास जाएगा चेष्टा को होता जाएगा। इसके एक दो बातें ये हैं कि जब ग्रह 10वां 11वां 12वां पहली दूसरी तीसरी राशि में रहता है, तो प्राय चेष्टा बल, सूर्य चेष्टा बल ज्यादा प्राप्त करता है। चंद्रमा के साथ बैठे हुए ग्रहों का चेष्टा बल अच्छा होता है, वो आगे की बातें हैं कैलकुलेशन में। तो चेष्टा बल इसको कहते हैं, है ना। जैसे आप ग्रह को देखो कि सूर्य से दूर जाता जा रहा है, सूर्य से चौथा बलवान, पांचवा उससे भी ज्यादा बलवान, छठा चला गया और बलवान, और सप्तम चला गया तो पूर्ण बलवान, चेष्टा बल, ठीक है ना। छठा नैसर्गिक बल। अब ग्रहों को नैसर्गिक ताकत प्राप्त है, यानी कि उनको नैसर्गिक ऊष्मा और ऊर्जा और विभिन्न प्रकार की शक्तियां नैसर्गिक रूप से प्राप्त है। और हम जानते हैं कि सबसे ज्यादा बलवान कौन है, प्रकाशमान कौन है, सूर्य। दूसरे नंबर पे चंद्रमा, तीसरा शुक्र, चौथा गुरु, पांचवा बुध, नहीं सॉरी मंगल, छठा बुध और सातवां शनि। यानी एक रूपा बल मिलता है तो इसको पूरा, और उसी हिसाब से इनको कम करते चले जाइए। इसको 7/7 है तो इसको 6/7, मतलब 60 इंटू 6/7, 60 इंटू 5/7, इस प्रकार से इसकी गणना की जाती है। तो सबसे ज्यादा नैसर्गिक बल किसको प्राप्त है, सूर्य। अगर ये सारे ग्रह बैठे हुए हैं तो सबसे ज्यादा नैसर्गिक बल किसका रहेगा, सूर्य का। यानी इन सबको डोमिनेट कौन करेगा, सूर्य, क्योंकि वो लोड, इसलिए लोड कहा गया, ये नैसर्गिक बल है। तो ये 6 तरह के छड़ बल,
ये 6 तरह के बल कहे गए हैं। इन सारे बल, अब आप बताइए समझ में आया कि नहीं आया? मैंने बहुत संक्षिप्त रूप में बताया है आपको, समझ में आया कि नहीं आया आपको? हेलो हेलो, सर आ गए। हाँ ना, अभी बेसिक रूप में इतने ही है, जब हम बहुत आगे करेंगे तो इनकी एक कैलकुलेशन भी निकालेंगे, और वो कैलकुलेशन निकालने की मेरे को लगता नहीं कोई ज्योतिषी निकालता होगा, पर मेरे को पता होना चाहिए। मेरे को ये पता होना चाहिए कि नैसर्गिक बल सबसे ज्यादा किसका है, वार का कितने मिलते हैं, तो वार और साल का पहला साल, और मैं होरेस की बात करूं तो मैं कह दूंगा कि वारेस से होरेस 4 गुना ज्यादा बलवान होता है। ये मेरे को पता होना चाहिए, ये मेरे को पता होना चाहिए कि वार से ज्यादा, साल के पहले साल से ज्यादा मास का पहला दिन ज्यादा बलवान है, उससे वार का पहला दिन ज्यादा बलवान है, और उससे ज्यादा होरा का पहला दिन बलवान है, यानी ये मेरे को पता होना चाहिए। अयन बल में कौन से ग्रह ज्यादा बल को प्राप्त होते हैं, तो सूर्य के अयन बल को डबल किया जाता है, सूर्य के अयन बल को डबल किया जाता है। इस चेष्टा बल में एक बात नोट कीजिए, अगर कोई ग्रह वक्री है और उसका षडबल कम है तो वह ग्रह बिल्कुल अशुभ हो जाता है, उसको बलवान करने की अत्यंत आवश्यकता है कि उसको वक्रत्व के आधार पर चेष्टा बल एक्स्ट्रा मिल गया, फिर भी वह कमजोर है। अगर चंद्रमा शुक्ल पक्ष का है और फिर उसका बल कम है षडबल, तो वह अशुभ परिणाम देता है, क्योंकि उसका बल वैसे भी डबल हो गया और फिर भी वो कमजोर हो रखा है। इसका मतलब अन्य जगह वह बहुत कमजोर है, एक जगह अच्छा हुआ बाकी जगह कमजोर है। सूर्य अयन बल में उसके डबल किया जाता है और फिर भी उसका बल कम है, तो सूर्य को जरूर बलवान कराइए, विशेष ध्यान रखने वाली बात, क्योंकि सूर्य को नैसर्गिक बल भी सबसे ज्यादा प्राप्त हो गया, चंद्रमा को नैसर्गिक बल भी प्राप्त हो गया, और ये दोनों अगर कमजोर हो जाते हैं तो समझिए कुंडली निश्चित रूप से कमजोर है। ठीक है ना, इनको तो नैसर्गिक रूप से कुछ चीजें ऑटोमेटिक मिल गई, मान लीजिए पक्ष बल भी मिल गया, वो भी डबल हो रहा है, फिर नैसर्गिक बल भी मिल गया, फिर भी इनका षडबल कमजोर हो रहा है, तो ये बाकी जो स्थान बल काल बल जो हमने निकाले उनमें ये निश्चित रूप से बहुत कमजोर है। तो इनको बलवान करना, बार बार स्थान परिवर्तन कराएंगे, किसी काल विशेष में व्यक्ति को डर लगने लग जाएगा, वो सब बातें हैं, वो है ना, वो मैं विस्तृत जब आऊंगा एक एक पे तब बात करूंगा। तो ये षडबल हुआ। अब हमारे सॉफ्टवेयर में षडबल को क्या किया है, कुछ पैमानों पे स्थापित कर दिया कि एक जो है वो सामान्य है, एक से कम होता है तो वह अशुभ है, और जितना कम होता जाए उतना अशुभ है, और एक से जितना ज्यादा हो जाए उतना उत्तम है, और ये लगभग 2-2.5 तक जाता है। कई जगह इनको जोड़ा जाता है, जो सटियंस है इसको जोड़ के बल निकाला जाता है। तो जब हम षड बल की बात करते हैं, षड वर्ग को लेते हुए बात करते हैं, तो यह लगभग 485 में से इसकी गणना होती है। और अगर हम सप्तवर्ग की बात करते हैं तो शायद 615 करीब है, और अगर हम 10 वर्ग की बात करते हैं तो यह 885 करीब की है, इस तरह से है। तो अभी मैं षडवर्ग की बात कर रहा हूं, तो षडवर्ग में सूर्य, अब ये कितना होना चाहिए इन ऑल, जैसे विंशोपक निकाला था ना अपन ने, भाई 10 से ज्यादा है तो अच्छा होता था, 20 में से दिया जाता है। तो सूर्य को अगर ये बल 1 से ज्यादा हो, या गिनती में वैसे ले में तो 300 हो तो उत्तम है, 290 ही है पर मैं 300 मान रहा हूं। चंद्रमा को 330, मंगल को लगभग 300, बुध को 390 सबसे ज्यादा चाहिए होता है, गुरु को 360, शुक्र को 300, और सूर्य चंद्र मंगल बुध शुक्र और शनि को 300, बल्कि 290 है।
300 ही पकड़ो आप, कितना बल चाहिए होता है मिनिमम। अपने सॉफ्टवेयर में भी दिया रहता है, सॉफ्टवेयर में 290 दिया हुआ है, सूर्य का 290 दिया हुआ है, हर एक का दिया हुआ रहता है कि मिनिमम कितना चाहिए। आजकल देखो कितना इजी हो गया, सॉफ्टवेयर में दिया होता है मिनिमम रिक्वायरमेंट इतनी। जैसे अपन टेस्ट रिपोर्ट कराते हैं ना कि भाई ग्लूकोज इतना होना चाहिए, हीमोग्लोबिन इतना होना चाहिए, सीडीएल इतना होना चाहिए, फलाना इतना, ठिकाना इतना, ये स्टैंडर्ड है और वो दिया हुआ रहता है। हम आसानी से खुद ही कैलकुलेट कर देख लेते हैं कि अच्छा है बुरा है, ऐसे इसमें दिया हुआ है सब। तो यह एक के पैमाने पे दिया हुआ है, इनको एवरेज करके इनकी रिक्वायरमेंट एक के पैमाने पे दी हुई है और एक से जितना ज्यादा हो जाए उतना उत्तम। और ये शायद 2.30 तक होता है, 2.30 से भी ज्यादा, 2.45 के करीब तक है, मैंने एग्जैक्ट कैलकुलेट नहीं किया, पर 230 तक तो मैंने देखा हुआ है एक कुंडली में, तो 2.45 तक होता है, ये मानो आप। तो एक से जितना ज्यादा हो उतना उत्तम, एक बेंचमार्क है, उससे जितना ज्यादा हो उतना उत्तम, ठीक है ना। जितने ज्यादा वो ग्राफ ऊंचा हो उतना उत्तम। तो आपको क्या देखना है, उसमें दिया हुआ है सॉफ्टवेयर में अपने में क्या दिया हुआ है, देख के बताता हूँ आपको। अपने सॉफ्टवेयर में सूर्य का 390 दिया हुआ है न्यूनतम रिक्वायरमेंट, और बुध की 420, ये पहले से बढ़ा दिए इसने। इस तरह से इसमें सॉफ्टवेयर में दिया हुआ है मिनिमम रिक्वायरमेंट, आपको कहीं देखने की जरूरत नहीं है, उसमें दिया हुआ है कि कितना चाहिए और कितना है, कितना चाहिए और कितना है उसमें दिया हुआ रहता है। जब षोडश वर्ग में जाओगे आप, है ना, उसके आगे जब जाओगे स्थान बल, दिग्बल, काल बल, चेष्टा बल, इन सबको जोड़कर ये दिया हुआ है ना। और इसमें और फिर नीचे वो परसेंटेज निकाल के देता है कि 0.93 है या A1 है या 1 से ज्यादा है, वो पूरा उसको करके आपको पूरा पकाया हुआ देता है। आपको तो सिर्फ उसको देख के लगाना है। अब उसमें आप स्थान बल का विशेष विश्लेषण करने जा रहे हैं कि दिग्बल का विशेष विश्लेषण करने जा रहे हैं कि काल बल का, तो वो ऊपर की सारी चीजों को भी देखनी चाहिए। हम क्या सीधा ही उस पर आके और खर्चे कंक्लूजन पे पहुंच जाते हैं। पर जैसे स्थानांतरण की बात करनी है या किसी काल विशेष में किसको क्या फल नहीं मिलने वाला है, वो सब भी हमको देखना चाहिए, है ना। तो आपको उससे उसका आइडिया होगा। अब सॉफ्टवेयर है ना अभी सबके पास लगभग, तो अभी अपन क्लास लेंगे उसमें सॉफ्टवेयर पे पूरी डिटेल बात करेंगे, ठीक है ना। इसमें दिया हुआ रहता है, देखिए आप, इसमें दिया हुआ है भाव बल, भाव दिग्बल, बाकी सब दिया हुआ है, ठीक है ना। अब इससे एक एक चीज और आगे बढ़ते हैं अपन कंक्लूजन से पहले। अब ये एक ग्रह को प्राप्त होने वाला बल है, ये किसको प्राप्त होने वाला बल है, ग्रह को। जो ग्रह को जो बल प्राप्त हुआ है वह है ये ग्रह बल है। अब इस ग्रह के बल में अगर आप दो बल और जोड़ दो, क्या, ग्रह बल प्लस भाव दिग्बल। मैंने आपको भाव दिग्बल अच्छी तरह समझाया हुआ है, आपको याद होगा शुभकर्ता पापकर्ता में मैंने भाव दिग्बल बहुत अच्छी तरह समझाया है कि द्विपाद राशियां लगन में, चतुष्पाद राशियां चतुर्थ भाव और दसम भाव में, कीट राशियां सप्तम भाव में,
और जलचर राशियां चतुर्थ भाव में भाव दिग्बल को प्राप्त होती हैं, और जैसे जैसे भाव दिग्बल से दूर होती जाती है उनका बल कम होता जाता है। आपको याद होगा, आप अभी वीडियो देखोगे आपको याद आ जाएगा, मैंने बहुत अच्छी तरह समझाया हुआ है। आपको याद है किसी को? हाँ सोनिया जी, याद है? सर थोड़ा हेलो। थोड़ा रिवाइज की जरूरत है। हाँ, वो अपन ने क्या स्थापित नहीं किया ना, इसलिए अपन भूल जाते हैं। आपको याद यस होगा सर। मैंने बहुत अच्छी तरह जो जब शुभ करता और पाप करता डिसाइड किया था, तब मैंने भाव दिग्बल बताया था, और शिवाली जी ने इस पे मेरे से क्वेश्चन भी पूछा था, यस सर। आप लोगों को ध्यान होगा। तो भाव दिग्बल मैं पुनः एक बार बता दूं क्या है, कि केंद्र लगन में द्विपाद राशियां कौन कौन सी है वो आप जानते हो, जिनके स्वामी द्विपाद यानी नर है ना, द्विपाद, जिनके दो पैर है यानी नर राशियां। मेष चतुष्पाद है, वृषभ चतुष्पाद है, मिथुन जो है द्विपाद राशि है, कर्क जो है जलचर राशि है, सिंह चतुष्पाद राशि है, कन्या द्विपाद राशि है, तुला द्विपाद राशि है, वृश्चिक कीट राशि है, धनु अगर उसका आगे का भाग द्विपाद है, पीछे का भाग चतुष्पाद है। ये मैंने बहुत अच्छी तरह समझाया था, आप भूल रहे है ना। यहाँ चतुष्पाद, यहाँ कीट, और यहाँ जलचर राशियां बल को प्राप्त होती हैं, और जैसे जैसे वह दूर होती जाती है, तो जहां जब अगर ये यहाँ होती है तो 60 सटियंस मिलते हैं, और जैसे जैसे इससे दूर होती जाती है तो 10-10 बिंदु घटते चले जाते हैं, तो वह भाव दिग्बल कहलाता है। तो जब इसमें भाव दिग्बल जोड़ देते हैं, है ना, इसी प्रकार भाव दृष्टि बल है, भाव को प्राप्त दृष्टियों का फल उसको भी जोड़ दिया जाता है। यानी कि भावों को जब शुभ ग्रहों की दृष्टि प्राप्त होती है, जो जेमिनी में जिसका विशेष विश्लेषण है, अब आप देखिए कि भाव पर भी शुभ दृष्टि पड़ती है तो भाव शुभ होता है। और हम कुंडली क्या करते हैं कि मान लीजिए द्वितीय भाव में कोई ग्रह नहीं है और गुरु की दृष्टि जा रही है, हम उसका विश्लेषण ही नहीं करते, देखते नहीं, बताए देखते हैं अपन? नहीं देखते। मान लीजिए किसी के दसम भाव में गुरु बैठा है, द्वितीय भाव में कोई ग्रह नहीं, आप देखिए कि वो है इसकी आपसे स्टेप हो जाएगा, आप धनेश को ही पकड़ोगे सीधा। पर आप हम ज्योतिषी हमको क्या देखना चाहिए कि द्वितीय भाव को गुरु की दृष्टि प्राप्त है, वहां कोई ग्रह है नहीं है, लेकिन द्वितीय भाव तो बलवान हो गया, तो द्वितीय भाव का जो भी ग्रह होगा उसको शक्ति प्राप्त हो गई, वो यहाँ क्लियर हो रहा है। समझ लो आप, शनि की दृष्टि ऐसी जगह पड़ रही है जहां कोई ग्रह नहीं है, तो वह भाव जिसमें पड़ रही है उसका भाव पीड़ित हो गया। यानी कि कौन कौन ग्रह नियंत्रण की स्थिति में आते हैं, प्रभाव छोड़ते ही हैं, हम उसका ध्यान ही नहीं देते। मान लीजिए किसी के द्वितीय भाव में वृषभ राशि है और पंचम से बैठकर शनि दसम दृष्टि से देख रहे हो, अष्टमेश होकर शनि पंचम में बैठकर दसम दृष्टि से देख रहे हैं मान लीजिए द्वितीय भाव। अब वह धन की स्थिति खराब हो गई, अब हम क्या धनेश को तो देखते रहेंगे पर धन भाव को नहीं देखेंगे, तो यहाँ पे उसको अकोमोडेट कर दिया, ठीक है ना। तो इनको तीनों को जोड़ने से भावादि बल प्राप्त होता है, जो अपने इसमें दिया रहता है। तो आपको मैंने शुभकर्ता पापकर्ता का जब विश्लेषण करा था तो ये बताया था कि भाव का जो ग्रह का भावादि बल क्या है, जिस भाव का वो स्वामी है उसका बल क्या है ना, वह भी अंकों में दिया हुआ रहता है, मिनिमम रिक्वायर्ड भी दी हुई रहती है और कितना है वह भी दिया रहता है। तो आप ये तय कर सकते हैं कि वह भाव का बल क्या है, तदनुसार आप रिजल्ट निकाल सकते हैं, ठीक है ना। मान लीजिए किसी का द्वितीय भाव में बहुत ज्यादा भावादि बल है, द्वितीय भाव का स्वामी भी बहुत बलवान है, द्वितीय भाव में अष्टक वर्ग में भी बहुत बिंदु है ना, तो वह व्यक्ति धनी होगा, ठीक है ना। तो ये भावादि बल, भाव का बल, उसका भाव दिग्बल
और उस पे भाव पे जो दृष्टियां पड़ रही हैं, जो हमसे छूट जाती हैं, तो कोई व्यक्ति भावादि बल को देख के भी विश्लेषण कर रहा है, तो वह चीज छूटने से रह गई, उसकी अपने आप ही ऑटोमेटिक आ गई। हमारे ऋषियों ने देखो क्या जोरदार कार्य कर दिया। आपसे कोई चीज छूट भी गई तो षड बल में कुछ नहीं छूटा, षड बल में कुछ नहीं छूटा। एक एक चीज को उन्होंने उसकी शक्ति को काउंट करके आपके सामने नट सेल मिला के आपको परोस दिया। अब तो आपको विश्लेषण निकालना है। अगर आपको बहुत विशेष विश्लेषण करना है तब और डिप्थ में जाना चाहिए, जो आगे जब रिसर्च में चलेंगे तब बात करें। आप समझ रहे हो मेरी बात को? कितने भाग्यवान हम, और सबसे ज्यादा भाग्यवान हम इसलिए हैं कि ये सर कार्य हमको सॉफ्टवेयर दे तुरंत करके दे देते हैं। आज के जमाने में सॉफ्टवेयर अपने आप करके दे देता खटा, और सो प्रिसाइसली, विदाउट एनी एरर, विदाउट, और बिल्कुल बारीक कैलकुलेट करके दे देता है। बताइए आप, मेरे को पाथ पता होना चाहिए कि इसमें क्या क्या चीजें आई हैं, तो मैं कर पाऊंगा अच्छा प्रिडिक्शन, कर पाऊंगा ना। अब इसमें एक और बात कर, और भी एक अच्छी और बात कर दी उन्होंने। वो क्या कर दी कि ग्रहों का इष्ट फल और कष्ट फल और निकाल दिया। यानी कि दशा में, दशा अंतरदशा गोचर में ग्रह आपका इष्ट करेगा या आपको कष्ट देगा, वह भी निकाल के दे दिया। तो ग्रह का उच्च बल, उच्चता आने पे ग्रह शुभ होता है। देखिए मैंने आपको एक बहुत ज्योतिष की एक बहुत बड़ी बात आपको बहुत अर्ली स्टेज में बताई है, जो सब जगह मैंने देखा है कि बड़े से ज्योतिषी गलत करते हैं। ग्रह जैसे जैसे उच्चता को प्राप्त होता है अपने पापत्व को खोता है, शुभत्व की ओर जाता है। मंगल, शनि, पाप ग्रह भी जब उच्च होते हैं तो वह शुभकर्ता होने लग जाते हैं। हमने पढ़ा ना, यानी कि वह शुभकर्ता होने लग जाते हैं, पापत्व को छोड़ने लग जाते हैं। यानी कि जो ग्रह पापी हैं, जब वह बल को या शुभता को प्राप्त होते हैं या शक्ति को प्राप्त होते हैं, उनका पापत्व कम होता है। जबकि अधिकांश लोग इसमें गलती करते हैं, जो यहाँ पे परिलक्षित होती है। कैसे? मैं आपको बहुत गौर रूप की बात बता रहा हूं। अभी हमने षडबल का विश्लेषण किया, अब यहाँ पे क्या आपने ये डिस्टिंग्विश किया कि स्थान बल पे मंगल उच्च का होगा तो उसको बल नहीं दिया जाएगा, ऐसा पढ़ा आपने? हमने क्या पढ़ा? कोई भी ग्रह हो उच्च होने के बाद उसको बल प्राप्त होगा, ताकत प्राप्त होगी, शक्ति प्राप्त होगी, यानी उसमें शुभत्व आएगा। ये पढ़ा ना? यही बात अभी जब इष्ट फल और कष्ट फल भी निकालेंगे तो ग्रह का उच्च बल, यानी कि कोई भी ग्रह है वह अगर उच्च है और वह चेष्टा बल को भी प्राप्त है, चाहे वो पाप है या शुभ है, चाहे वो पापी है चाहे शुभ है, अगर उसको चेष्टा बल प्राप्त है तो वह शुभ है, तो वह शुभ करता हो इष्ट फल हो जाता है, वह शुभ देता है। विशेष बात है, इसको आप ज्योतिष करोगे तो आपको काफी कुछ क्लियर होगा आगे। तो ग्रह बल को प्राप्त होकर पाप को छोड़ता है, कब करता है? अब बहुत जगह बलवान हो जाए ऐसा लिख दिया जाता है। तो यही ज्योतिष का मर्म छिपा पड़ा है, जो यहाँ षडबल में स्पष्ट होता है। तो जो कष्ट फल और इष्ट फल क्या है कि जब ग्रह, इसका गणना जो है ना उच्च फल और चेष्टा फल से की जाती है ना। 60 इंटू चेष्टा फल और 60 इंटू कष्ट फल करके और उसका वर्गमूल निकालकर इसकी गणना की जाती है। और जब ये कष्ट फल होता है तो 60 माइनस करके की जाती है। तो उस प्रकार से ये इसका वर्णन है। पर आप तो ये समझिए कि इष्ट फल जिसका अच्छा हो वह शुभ करने वाला होगा, जिसका कष्ट फल ज्यादा होगा वह कष्ट करने वाला होगा। तो दशा अंतरदशा में अगर किसी ग्रह की ऐसी की दशा है जिसमें कष्ट फल ज्यादा है तो वह दशा या गोचर
कष्ट देगा, और अगर इष्ट फल ज्यादा है तो वह इष्ट फल देगा। मर्म की बात जो है वो मैंने आपको बताई कि चाहे वो ग्रह पापी है, चाहे वह शुभ है, अगर वह शक्ति को प्राप्त कर रहा है तो वह शुभ कर्ता बनता है। जबकि मैंने 50 बड़ी बड़ी किताबों में इतनी बड़ी गलतियां पकड़ी, तो ये पढ़ी हैं इसमें, जिससे आदमी डिवेट हो जाता है। वो क्या सोचने लग जाता है, यार ये तो उचका हो गया तो और पापी हो गया, अब तो इसको ताकत और आ गई, अब तो ये और ज्यादा नुकसान करेगा, ऐसा भाव आ जाता है। हाँ, वो करता है, ऐसे ग्रह करते हैं, परिस्थितियां वो अलग होती है। किसका नुकसान करते हैं? रिश्तों का, क्योंकि वह क्या हो जाते हैं, इच्छा शक्ति बहुत हो जाती है, मैं की भावना बहुत हो जाती है, मुझे चाहिए, मैं किसी और को नहीं पनपने दूंगा, है ना। तो रिश्तों का नाश करते हैं, व्यवहारशीलता में कमी लाते हैं, ये जरूर उनके प्रभाव में होते हैं, थोड़े उग्र और क्रूर हो जाते हैं, जबरदस्ती। जैसे केंद्र में शनि अगर स्वराशि का या उच्च राशि का हो तो सस्य योग बनता है, तो जेन केन प्रकारेण अपना राजत्व, अपना नेतृत्व स्थापित करेगा। ये मर्म की बात है, इसको जरूर पकड़ के रखिएगा, इसमें अगर गलती करी तो प्रिडिक्शन में बहुत गलतियां होती। तो ये सडबल है, सॉफ्टवेयर अपनी बहुत हेल्प करता है। षोडश वर्ग का और सडबल का सामंजस्य करके आप बिल्कुल बहुत अच्छा रिजल्ट, और उसमें अष्टक वर्ग को अगर आप और शामिल कर देते हैं तो अत्यंत शुभ रिजल्ट निकाल सकते हैं, परफेक्ट वन। मार्ग मैंने आपको थोड़ा सा बताने की कोशिश की है, जब आगे रिसर्च में चलेंगे तो एक एक चीज पे, एक एक पे अपन बड़ा विस्तृत वर्णन करेंगे, लेकिन हमारा सिर्फ फलित पे जोर है। ठीक है जी, अब आप कुछ क्वेश्चन चाहें तो कर सकते हैं। हेलो, रिकॉर्डिंग तो बंद कर दो चाहे।